ए, तोनी की हिस्ट्री लागे तो बाबा दादा आदम के कथा। ए, आप सुनिए। आप सुनिए। जानू भाई आने दीजिए। ए, आप सुनिए। हम लोग फ्रांस के बारे में जान चुके हैं, जर्मनी के बारे में जान चुके हैं, और इटली के बारे में। इन सभी के एकीकरण के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। इनकी क्रांति के बारे में समझ चुके हैं। यूनान के बारे में समझ चुके हैं। मिस्र वगैरह के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है? तो अब देखना है हंगरी। हंगरी, नंगा भूखा प्यासा नंगा। ठीक है। अब हम लोग को हंगरी के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है जी? तो अब हम लोग ए हंगरी कह रहा है कि राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार का रूप जो है हंगरी में भी नजर आता। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। अगर बात किया जाए तो हंगरी पर किसका आधिपत्य था, मतलब किसका जो है कब्जा था, तो वो ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश है। अब समझिएगा, कह रहा है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां आंदोलन का नेतृत्व को कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का जो है समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज, क्या जी, वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर वह प्रतिबंध लगा दिया गया। सॉरी, जिस पर पहुंच रहा था, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि देखिए, वो क्या था? वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। लेकिन क्या था, वो जो है वो जैसे वर्गहीन, मतलब छोटे जात, चाहे छोटे वर्ग के लोगों के पास जो है, वैसे मतलब उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए या कहीं उनको दबा करके रखा जाता था। तो वो उन उन लोगों में क्या हुआ, उन लोगों में क्रांति जगाने का वो काम करना चाहा। अब देखिए, जो उसको उन लोगों को बार बार उस चीज से दूर रखा जाता था। अब देखिए, कह रहा है क्योंकि उन्हीं लोगों पे अत्याचार किया जाता था। अब देखिए, कह रहा है कि फ्रांस ने लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। लुई फिलिप के पतन के बाद हंगरी के जो है राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। किसके मृत्यु के बाद? लुई फिलिप के पतन के बाद। अब सुनिए, क्या लिखा है? कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य पर विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। यानी कि उन लोग जो ऑस्ट्रिया जो हंगरी पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, वो उनका विरोध करने लगा और उनसे अपनी जो है मतलब उसे बदलने की, मतलब ये चीज नहीं होना चाहिए, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे ये चीज गलत है, ये सही है, इन सारी मुद्दाओं पे वो आवाज उठाने लगा। अब देखिए क्या है इसका प्रभाव हंगरी पर ऑस्ट्रिया दोनों सॉरी हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसका कारण यही राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। यानी कि जब मान लीजिए कोई चीज हो रहा है, अगर सही हो गलत हो, अगर दो देशों के बीच हो रहा है, तो हाँ आइए, दो देशों के बीच हो रहा है तो दोनों देशों के पर प्रभाव उसका 100% पड़ना है। ठीक है। तो वही कह रहा है अंततः अतः 31 मार्च 1448 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार हंगरी में 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। यानी कि ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की बहुत सारी बातें मान ली। कब? 1848 में। कितना मार्च को? 31 मार्च को। अब देखिए, जिसके अनुसार स्वतंत्र स्वतंत्र मंत्री
परिषद की मांग स्वीकार कर ली गई। इससे केवल हंगरी की सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना स्थापना की गई। यानी कि जैसे देखिए, एक देश को चलाने के लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता होती है। पैसा चाहिए, सैनिक चाहिए, उसमें जो है माने चलाने वाले लोग भी चाहिए। यानी कि बहुत सारी जगहों से बहुत सारे सपोर्ट की वजह से वो क्या कोई भी देश चलता है। तो उसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इन लोगों का जो है ऑस्ट्रेलिया स्वीकार कर लिया। ये जो लोग मांग कर रहे थे वो स्वीकार कर लिया। लेकिन मान लीजिए अगर हम किसी देश पे आक्रमण करके उसे अपना कब्जा में कर लिए हैं, अगर कोई कह रहा है नहीं आप यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था लगाइए, तो हम क्या करें, अपने ही यहाँ का प्रधानमंत्री चुन के भेज दें, तभी तो वो आप हमारे अनुसार ना काम करेगा करेगा। लेकिन वहां के देश के अनुसार काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा प्रधानमंत्री है। भले आप बोले हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कीजिए, तो हम आपके लिए भेज दिए प्रधानमंत्री, बात खत्म। लेकिन वो क्या हुआ कि हंगरी का अपना अपना सब कुछ हुआ। देखिए, इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही क्या हो सकते थे जी, शामिल हो सकते थे। और प्रेस को भी आजादी दे दी गई, क्योंकि जब आप जो है अगर मान लीजिए कि कोई क्रूर आदमी आ गया तो कहेगा कि प्रेस वाला हमारे विपरीत कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकता है। हम जो चाहेंगे वही, हमारी अच्छाइयां आगे दिखाई जाएंगी, बुराइयां नहीं दिखाई जाएंगी। तो प्रेस को भी बांध करके रखा जाता था। तो वही प्रेस को भी क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। यानी कि जो अच्छा तुमको लग रहा है कि ये चीज गलत है, ये सही है, ये चीज हो रहा है, जो चीज हो रहा है उसको दिखाओ, ठीक है। अब देखिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है सेना की स्थापना की गई, और जो है सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बिडापेस्ट बिडापेट हाँ बुडापेट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार आंदोलनों का ने हंगरी को राष्ट्रीय असीमता प्रदान की। कब युद्ध, कब ये जो है बाकी सारी चीजें हुई 21 मार्च 1848 ईस्वी को। किसने माना, ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया पर हंगरी पर ऑस्ट्रिया का ना आधिपत्य था। अब देखिए कह रहा है कि अब हम लोग समझेंगे पोलैंड को। किसको, पोलैंड को। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना का जो है कारण रूसी शासक के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गई। क्या चीज, देखिए ये शुरुआत कहां से हुई, फ्रांस की क्रांति से हुई सब लोगों में। क्योंकि जो है बहुत सारे देश के लोग गए थे फ्रांस को क्या करने, नहीं, ऑस्ट्रिया पहले जो है कौन था, हाँ पहले फ्रांस में जो है, फ्रांस में बहुत सारे सैनिक गए। फ्रांस के सैनिक दूसरी जगह गए युद्ध करने के लिए। वहां से जब वो युद्ध जीता करके आए, तो वो लोग सोचे कि जब हम लोग दूसरे को जिता सकते हैं, इसमें पूरा वैसे कहानी नहीं है, कहानी नहीं दिया है पूरा, लेकिन जब हम दूसरे को जिता सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जीत सकते। माने हम दूसरे को स्वतंत्र आजादी दूसरे को दिला सकते हैं, तो हम आजाद क्यों नहीं हो सकते। तो वहां से सीख करके आए तो ये आजाद हुए। और इन लोगों के देखते देखते बाकी सब देश विचार रहे थे कि उसमें पहले से तो विद्रोह की भावना थी कि हम लोगों को स्वतंत्र होना है, लेकिन उनको देख करके और भी तेज हो गई वो भावना। अब सुनिए, कह रहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ भी उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस और पोलैंड का विद्रोह कुचल दिया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो जो देखिए, पहले क्या था, फ्रांस की सहायता लिया गया था जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी, और उसके बाद इटली के एकीकरण में भी फ्रांस की सहायता थी, तब एकीकरण हो पाया। लेकिन यहाँ पे फ्रांस की सहायता नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इसको भी कुचल दिया गया, यानी कि पोलैंड का नहीं हुआ। अब देखिए, कह रहा है कि बोहेमिया, कह रहा है कि बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासक के अंतर्गत था, ये भी इस पे किसका आधिपत्य था, ऑस्ट्रिया का। अब देखिए, में भी हंगरी का जो है घंटा क्रम का प्रभाव पड़ा, यानी कि हंगरी को देखते हुए यहाँ पे भी प्रभाव पड़ा। अब कह रहा है कि बोहेमिया की जो है बहुल समाज चेक जाति की स्वायत्त शासक की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन
उपलब्धियां अस्थाई नहीं, सॉरी, उपलब्धियां अस्थाई न रह सकी। यानी कि वो जो है क्या बोलते हैं, बोहेमिया के भी युद्ध को ऑस्ट्रिया ने क्या किया, दबा दिया। ऑस्ट्रिया भी इस यहाँ पे फिर इसके युद्ध को भी दबा दिया, लेकिन बाकी इसमें भी किसका, बाकी देशों का हस्तक्षेप नहीं हुआ, इसीलिए इसको भी दबा दिया। अब देखिए कह रहा है कि अब परिणाम जानते हैं, रिजल्ट क्या है क्या नहीं। अब सुनिए, कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना विकसित तो सॉरी भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। यानी कि हम बताए ना कि स्टार्टिंग में क्या बताए, अगर जो है शुरू कहां से हुआ कोई भी क्रांति, तो फ्रांस के क्रांति से। फ्रांस के क्रांति से उग्र रूप ले लिया, यानी कि बहुत विशाल, यानी कि सब लोगों की भावना जगी कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो अब देखिए अब उसके बाद कह रहा है फलस्वरूप कई बड़े जो और छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नामकरण पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। यानी कि जब राष्ट्रीयता भावना जगी, जब सब कोई विद्रोह करके अपने अपने जो भी मतलब एक राष्ट्र के रूप में हो गया जो भी देश, वो अब क्या शासक जो थे वो किसके आधार पे अब चलने लगे, जनता के आधार पे। अब देखिए इसके लिए जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे, रहने लगे। हाँ, इस परिणाम के फलस्वरूप वाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्य एवं जातीय समूह में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ से बड़े यूरोपीय राष्ट्र यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रारंभ होने लगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, क्योंकि जर्मनी का भी एकीकरण हुआ, इटली का भी हुआ, फ्रांस भी हमारे पास, इंग्लैंड भी हुआ, यानी कि सभी देश किसी न किसी के गुलाम थे, अधीन थे। अब सुनिए, अब कह रहा है कि हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उन्हें उतनी ही जिम्मेदार थी जितने की अन्य कारण थे। इन प्रवृत्ति में ने सर्वप्रथम एशियाई और फ्रांसीसी देशों के अपने अफ्रीकी सॉरी हाँ एशियाई और अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश का मतलब जो देश किसी के अधीन रहता है उसको कहते हैं उस देश का उपनिवेश। ठीक है, यानी कि जो जिसके अधीन रहता है। अब देखिए कहाँ थे जी, इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की जो है आधारशिला टिकी थी। यानी कि जो देश देश को जो गुलाम बनाया हुआ था, उसका शोषण कर रहा था, तो औद्योगिक जो है क्रांति किस पे, औद्योगिक क्रांति उसी पे टिकी हुई थी, वहीं उसका जो है मूल बिंदु था। अब देखिए कह रहा है इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य का जो है ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। यानी कि कोई ना कोई जो है शासक था जो आता था और सोचता था कि हम ही राज करेंगे, हम ही राज करेंगे, हम ही राज करेंगे, और ये बार बार सिलसिला चलते आ रहा था, कोई आ रहा था, कोई किसी का शोषण करते जा रहा था। अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद के इस का चीज लिखा रहे प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एशियाई उपनिवेशों में विद्रोह, सत्ता के खिलाफ विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उठनी शुरू हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से संदेश पहुंचाना शुरू हो चुका था। यानी कि हर एक देश, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप के बारे में, यूरोप के बाहर जो बाकी देश थे
वो तो अब इन यूरोप में जो है, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति की वजह से यूरोप पूरा जो है अब यूरोप में विद्रोह छिड़ने लगा। अब वो लहर बाहर बाहर जाने लगी, यानी कि बाहर के जो है, अब बाहर के देश वाले क्या कहे कि वो ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये आजाद हो गया, वो आजाद हो गया, तो उन लोगों के अंदर भी वो सारी भावनाएं आने लगी। अब देखिए, कह रहा है कि मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। इसी प्रभाव से उसने जैकोबिन क्लबा की स्थापना कराई तथा स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसे श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता की प्रतीक वृक्ष भी लगाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना की जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय स्वयं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में काफी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधित अपने विचारों के कारण 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफी दुख प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भेज दिया। कालांतर के में भी भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता की तत्व नजर आने, यानी कि जैसे फ्रांस में जो है विद्रोह छिड़ा तो पूरा यूरोप में फैल गया। अब यूरोप से भी बाहर जाने लगा, यूरोप से बाहर यानी कि दूसरे देशों में जाने लगा। यूरोप के बाहर जो देश थे, जैसे हमारे पास यूरोप में थे, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, ये सारी देश थे। अब इसके बाहर जब जाने लगा तो बाहर भी बहुत सारे देश जो थे एक दूसरे के गुलाम थे, तो उन लोगों में भी विद्रोह की भावना जगी। अब बहुत सारे ऐसे देश थे वो आजाद धीरे धीरे होने लगे, यानी कि आजादी की जो भावना वो फ्रांसीसी क्रांति से हुई। अगर भारत में भी किया जाए तो भारत में भी अंग्रेजों का गुलाम था, तो वो भारत 1800 अगर कोई युद्ध शुरू हुआ, अगर कोई क्रांति हुई भारत में तो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी। अब देखिए, कह रहा है कि इस प्रकार यूरोप में जगी राष्ट्रीयता की भावना प्रथम यूरोप को एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया। अभी बोले है ना कि जो यूरोप के देश थे वो तो प्रभावित हुए, बाहर भी देश क्या होने लगे, स्वतंत्रता के लिए प्रभावित होने लगे, स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने लगे। अब देखिए, वही कह रहा है कि इस जो है इस यूरोप में जगी राष्ट्रीयता की भावना से ने प्रथम यूरोप को और अंततः पूरे विश्व को क्या किया जी, प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव आया। साथ ही साथ कई उपनिवेश स्वतंत्र भी हुए, यानी कि कोई देश जो है क्या चीज हुए, स्वतंत्र हुए। तो हम आज जो है, आज ये हमारा चैप्टर क्या हुआ जी, एंड हो गया है? चैप्टर 1 खत्म हो गया, जिसका नाम क्या था जी, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका अगले का चैप्टर क्या नाम है, समाजवादी एवं साम्यवादी। तो दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद। आधा म होगा है पर गोड़ तूर दबा तो आधा म हो जाए, ठीक बा। हाँ, अब देखिए, अब जो है ना ये कल जो है ना, कल ऑब्जेक्टिव करा देंगे, कल ऑब्जेक्टिव देख के आना है, पूछेंगे भी, ऑब्जेक्टिव देख के आना है, कल पूछेंगे भी। मैथ के ना बाबू, भूगोल हिस्ट्री के, इतिहास के।